नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनम गोयल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं मेरी इस क्लास में। तो आज के इस क्लास में हम करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर जो हमेशा से हमारा टारगेट रहे एग्जाम ओरिएंटेड। इसीलिए मैं तैयार हूं, क्या आप तैयार हैं? और क्लास शुरू हो जाने से पहले फटाफट से इसे शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इससे जुड़ जाएं और इस क्लास में हम साथ में मिलकर करेंगे तैयारी। तो बढ़ते इस क्लास को शुरुआत करते हैं आगे की ओर बढ़ते हुए। तो क्लास की शुरुआत में पहले एक मुख्य जानकारी कि राइस स्मार्ट एप्लीकेशन पे कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच, जहां पर आप देखेंगे ये कंप्लीट एसएससी है, यानी यहां पर नजर आ रहा है जिसमें कि कंप्लीट एसएससी का पूरा पैकेज, इधर उधर जाने की जरूरत कहीं नहीं है, अलग अलग बैचेस को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह मिलकर पूरा कंप्लीट मिलता है। तो यहां पर इसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे जानते हैं। जैसे यहाँ 3 घंटे की डेली लाइव क्लासेस रहेगी, जिन डेली घंटे की 3 लाइव क्लासेस में आपके 2 क्लासेस होगी 1.5 घंटे की। इन 2 क्लासेस में जो टॉपिक आप कवर करेंगे वो टॉपिक का स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो स्टडी मटेरियल के माध्यम से आप उसे और अच्छे से कहते हैं ना एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ पढ़ सकते हैं। देन इसके साथ ही अभी क्लास के ही फीचर्स की बात हो रही है, क्योंकि क्लास में एक और फीचर हमें क्या मिल रहा है, जो टॉपिक हम अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टी के साथ डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक पे कैसे प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो दरअसल यहाँ पर जो है उस पर हम क्लास में रहकर चर्चा करेंगे, ताकि हर डेली क्लास टेस्ट के माध्यम से हम लोग तैयार रह सके। और सोचिए जब हम पर डे जो इतने सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे तो कितनी अच्छी तैयारी होगी। इसके साथ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तैयारी, क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे पहले तैयार रहने के लिए हम वीकली टेस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, जहां पर पूरे वीक में जो आपने पढ़ा है उसके आधार पे कैसा टेस्ट होना चाहिए, किस आधार पर आप समझेंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को आप कवर कर सकते हैं। देन हम इसे देखेंगे मंथली एग्जाम बेस्ड टेस्ट, यहाँ पर जो मंथ के आधार यानी पूरे मंथ में जो आपने पढ़ा होगा उसके आधार पर टेस्ट। देन यहाँ पर रहेगा सेमेस्टर टेस्ट, जहां पर हम देखते हैं कि सेमेस्टर टेस्ट में क्या है कि सेमेस्टर वाइज ये जो हमारा कोर्स ड्यूरेशन होगा उसको सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, जिस सेमेस्टर वाइज एग्जाम के साथ आप इसके बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। देन रहेगा इसमें डाउट क्लियरिंग सेशन इंक्लूडिंग है, यानी राइस स्मार्ट आपको दे रहा है डाउट क्लियरिंग सेशन, कोई डाउट हो तो हम बैठे हैं। यहाँ पर रहेगा जेनेरिक टॉपिक वीडियोस, यानी जेनेरिक टॉपिक वीडियोस जिसमें हमारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से जानने के लिए और अच्छे से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वीडियोस हैं जो देखना बनता है। तो इसीलिए आज ही इस इंक्वायरी नंबर पर जाइए और ये बैच ज्वाइन कीजिए 8282827099 पर और यूज कीजिए मेरा कोड है SG500, जिस कोड के माध्यम से हमें मिलेगा, आपको मिलेगा इस बैच को ज्वाइन करते हुए एक अच्छा खासा डिस्काउंट। तो बढ़ते हैं आगे की और अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? गोपाल, देवपाल, महिपाल, प्रथम धर्मपाल। तो यहां पर जो हमारा उत्तर होता है वो क्या है? धर्मपाल। दरअसल कहा जाता है कि धर्मपाल पाल वंश के शासक महान शासकों में से माने जाते थे। जहां पर देखते हैं कि जो धर्मपाल है इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षक दिया था, जब बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। हालांकि हम देखते हैं कि इससे पहले एक और यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय, जिसके मेंटेनेंस को लेकर भी इन्होंने बहुत अच्छा जो है वहां पर कंट्रीब्यूशन दिया था, साथ के साथ उसकी बहुत अच्छे से मतलब कहते हैं ना कि स्थापना पुनर्स्थापना को लेकर काफी हद तक जो है सहयोग दिया था, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। और इसी के साथ विक्रमशिला में भी बात करते थे तो बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत अच्छे से इन्होंने वहां पर जो है स्थापना की थी कुछ चीजें, ताकि उसके बारे में जानकारी हम प्राप्त भी कर सकें। साथ के साथ ये भी कहा जाता है कि ये धर्मपाल जो थे दरअसल इन्होंने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी बिहार के भागलपुर में। और इतना ही नहीं, अगर हम इस पाल वंश की बात करते हैं तो इस पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। और साथ के साथ देखा जाता है कि ये पाल वंश किसमें इंक्लूडेड था? भारतीय इतिहास में ट्रिपार्टाइट वॉर जिसे हम कहते हैं, यानी त्रिपक्षीय संघर्ष जो लगभग भारतीय इतिहास में 200 साल तक चला था, केवल और केवल एक ही कारण, जिसमें हम देखते हैं कि ये कौन सा है, ठीक है, कन्नौज को लेकर। वो कारण क्या था? कौन सा कारण था? कन्नौज पर अपना कहते हैं ना राजनीतिक अधिनियंत्रण बनाने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए ये कोशिश की गई थी, जिसमें से वो 3 राजवंश जो शामिल थे उनमें से एक पाल वंश था, जो कि पूर्व भारत की ओर से भागीदारी निभा रहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या था। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, यानी सामंतवाद व्यवस्था का क्या तत्व होने चाहिए और क्या है। तो उस पर हम देखते हैं, अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अ वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी, emergence of administrative structure based on control and possession of land, या फिर कहा गया है क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड। तो यहाँ पर इंग्लिश वाले करेंगे क्लिक, ताकि हम इसको एक बार हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करके इस पर अपने उत्तर को देख सके। तो क्या कहता है कि सामंतवादी व्यवस्था क्या है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवादी व्यवस्था के आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, और वो क्या है, एक बहुत मजबूत केंद्रीकृत राजनीतिक प्राधिकरण और एक बहुत ही कमजोर प्रांतीय या स्थानीय राजनीतिक प्राधिकरण। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि केंद्र में राजनीति जो है वो सामंत नहीं शासक स्थापित करता है। केंद्रीकृत, अगर हम सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की बात करते हैं, केंद्रीकृत शासन की बात करते हैं, या यहाँ पर केंद्रीकृत राजनीतिक प्राधिकरण की अगर बात की गई है, तो वो किसके कॉन्टेक्स्ट में ये थ्योरी जो है, ये विचार, ये संदर्भ जो है वो सफल माना जाता है, किंगशिप थ्योरी, यानी राजत्व के सिद्धांत को लेकर, जहां बड़े बड़े साम्राज्यों ने ऐसा किया भी था। तो वहीं पर ये क्या कह रहे हैं, इसी सेंटेंस में क्या दिख रहे हैं हम, कि प्रांतीय, कमजोर प्रांतीय और स्थानीय राजनीतिक नहीं, मेन तो हमें अगर हम लोग बात करते हैं स्थानीय या प्रांतीय स्तर पे, यही तो हमें सामंतवाद नजर आता है, क्योंकि केंद्र में राजा होता था एक समय पर। और भारतीय समाज के कॉन्टेक्स्ट से, एग्जाम्पल से अगर हम देखते हैं तो हमें नजर आते हैं कि सामंतवाद जो थे वो ज्यादातर प्रांतों में, स्थानों पर ज्यादा नजर आते थे जहां पर ये जमीनें हुआ करती थी। अक्सर इनके नियंत्रण में रहकर जो है वहां पे मजदूर और किसान जो थे वो अपना कार्य करते थे कृषि का लेकर। तो वही हम दूसरा क्या देखते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहते हैं, भूमि के नियंत्रण और कब्जे के आधार पर प्रशासनिक ढांचे का उदय, ये सत्य है। एक्चुअली होता ही यही था। सामंतवाद क्या होता है कि जो भूमि होती है, भूमि का मालिकाना अधिकार लेकर उस पर अपना कंट्रोल जमा लेना, और बाद में उसी के आधार पर प्रशासनिक तौर पर, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर रहकर वो लोग क्या करते थे, ये जो मजदूर होते थे, ये किसान होते थे, इन पर कंट्रोल बनाते थे। पूरा लेखा जोखा इनके हाथ में होता था, क्या उत्पादन हो रहा है, क्या टैक्सेशन है, तो उसमें जमींदार जो हैं, उसमें जो ये सामंत हैं, उनके हाथों में ये चीजें आ जाया करती थी। तो ये सत्य हो जाएगा। वही क्या कहते हैं, सामंतों के बीच स्वामी जागीरदार संबंध का निर्माण, स्वामी और उनके अधिपति। तो ये भी सही है, सामंतों के बीच और स्वामी जागीरदार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो जागीरदार है, स्वामी है, उनके बीच में, क्योंकि सामंत के साथ जो छोटे छोटे जागीरदार हैं और उनके नीचे जो किसान मजदूर है, ये एक्चुअली सोशल कहते हैं ना कि सामाजिक व्यवस्था बन जाता है, सोशल सिस्टम, ऐसा सिस्टम जहां पर एक एक स्तर पे ऊपर देखते हैं हम लोग सामंतवाद स्थापित होता है। ठीक है, तो क्या है, उनका संबंध का निर्माण, स्वामी और उनके अधिपति। तो ये बिल्कुल सत्य है। तो इसका मतलब जो है हमारा ऑप्शंस क्या है, केवल 1, 2 और 3, केवल 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर उत्तर के तौर पे हमारा ऑप्शन बी यानी 2 और 3 हमारा उत्तर होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का प्राचीनतम वर्णन मिलता है तारीख हिंद, तबकाते नासिरी, तारीख मुबारक शाही। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तर होता है हमारा तबकाते नासिरी, यानी मिन्हाज सिराज की अगर बात करते हैं, मिन्हाज सिराज दौर में हुआ करते थे जब 12वीं शताब्दी में हम देखते हैं एक समय का जो प्रभाव हुआ करता था गौरवंशीय राजा का शासन का, यहाँ पे जिक्र भी हमें देखने को मिलता है। तो दरअसल उनके तबकाते नासिरी में ही हमें बख्तियार खिलजी, जिन्होंने भारत में जो बंगाल और बिहार है वहां पर आक्रमण किए थे, और वहां पर उन्होंने नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जिसके अभी हाल ही में हमने जिक्र भी किया था, उसको ध्वस्त कर दिया था, क्योंकि वो दोनों ही बौद्ध धर्म से संबंधित उनका प्रतीक माना जाता है। जबकि बख्तियार खिलजी यहाँ पर एक उद्देश्य से लेकर इस आक्रमण को एक तौर पे लेकर आते हैं कि यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार करना है, इस्लाम का प्रभाव दिखाना है। इसी कारण इन्होंने क्या किया था कि ये जो इन्होंने कार्य की थी, यहाँ पर जो इन्होंने इसको नष्ट कर दिया था, उसका विवरण मिन्हाज सिराज करते हैं तबकाते नासिरी में। जबकि तारीख हिंद जो है, तारीख हिंद किसकी रचना होती है, तारीख हिंद होती है यहाँ पर अल बिरूनी जो महमूद गजनवी, जो भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करते हैं, 17 बार इन्होंने आक्रमण किया था, लूटपाट की थी, लुटेरे थे, उन्हीं के साथ ये जो है अल बिरूनी भारत आते हैं। उन्हीं के द्वारा रची जाती है तारीख हिंद,
हिंद, जिसे हम लोग किताबुल हिंद के नाम से भी जानते हैं। तो वहीं पर हम देखते हैं तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही जो है याह्या बिन अहमद सरहंदी द्वारा लिखा जाता है, और ये बात हो रही है उस समय की जब सैयद वंश होता है, तो यहाँ पर इसका कोई विवरण नहीं मिलता है। नेक्स्ट, अ कॉमन फीचर टू ऑल भक्ति सेंट्स वाज दैट दे, क्या दिखता है, भक्ति संत जितने भी थे उन सब में क्या चीज था, ठीक है, कॉमन फीचर क्या था, यानी उनमें समानता क्या थी। तो यहां पर क्या है, कंपोज देयर वर्सेस इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय देयर फॉलोअर्स, यानी एक ऐसी भाषा में संकलन करना सभी चीजों का, भक्तियों का, संगीतों का, भजनों का, ऐसी भाषा में लिखना जिसे हर कोई समझ सकता हो, ठीक है, उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, उनके जितने अनुयायी हैं वो इसे समझ सकते हैं। तो दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द प्रीस्टली क्लास, क्या उन्होंने जो यहाँ पर जो हमें पंडित वर्ग नजर आते हैं या हमें जो नजर आते हैं पादरी वर्ग, क्या उन्होंने उनका विरोध किया था, या फिर एनकरेज विमेन टू गो टू द टेम्पल्स, क्या इन्होंने स्त्रियों को मंदिरों में प्रवेश करने के लिए रोका था, ठीक है, जाने से रोका था, या एनकरेज आइडल वर्शिप, या मूर्ति पूजा के लिए उन्होंने एनकरेज किया था, प्रोत्साहन दिया था, तो ये गलत हो जाएंगे। सब में जो कॉमन फीचर सामान्य रूप से नजर आती है वो क्या थी कि सभी ने अपनी स्थानीय भाषाओं में भजनों का, संगीतों का संकलन करना शुरू कर दिया। दरअसल अगर यहाँ हिंदी में है हम इसे देख सकते हैं, तब तक हम करते हैं चर्चा। एक्चुअल में क्या होता है ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है हमारे लिए कि भक्ति आंदोलन जो भारतीय इतिहास में इतने बड़े संदर्भ में देखने को मिलता है मध्यकाल में, यानी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में हमें जो देखने को मिलता है, तो वो इतने बड़े स्तर पे कैसे हो गया कि जिसमें इतने सारे संतों ने भारत के अलग अलग अन्य हिस्सों में अपने धार्मिक विचारों का संकलन करना शुरू करा, उसे लोगों तक पहुंचाया। क्योंकि भारत में ऐसी गतिविधियां चल रही थी, चीजें चल रही थी, तो सब लोग उसका विरोध कर रहे थे। कोई किसी चीज का विरोध कर रहा था, कोई और किसी चीज का। तो कहीं पर नजर आता है कि किसी का तरीका अलग था तो किसी के तरीके अलग थे। किसी ने किसी और चीज विचार को आधार बनाया तो किसी ने अन्य विचार को आधार बनाया। तो सब में थोड़ा थोड़ा जो है असमानता नजर आएगी, लेकिन एक समानता सब में एक चीज थी कि प्राचीन भारत से जो हमारे वेद थे, जो हमारे धर्म के दावेदार थे, भक्ति आंदोलन ऑब्वियसली हिंदू धर्म की बात हो रही है, जहां पर हिंदू धर्म के संदर्भ में हमें वेद नजर आते हैं, लेकिन वो ऐसी भाषा में संकलित थे, संस्कृत, जो उच्च वर्ग की, ब्राह्मणों की, राजाओं, शासकों की भाषा मानी जाती थी। आम जनता तो इसे जानती नहीं थी, और आम जनता जानती ही नहीं थी तो वो धर्म की दुनिया से क्या थी, अलग थी, परे थी। इसीलिए वो एक ऐसे धर्म की तलाश में थी जिसे वो सोच सके, समझ सके, और वो समझ भी सकती हैं वो समझ तभी सकते हैं जब उन्हीं की बोलियों में, भाषाओं में उसको संकलित किया जाए। इसलिए बहुत सारे संतों के माध्यम से जब कार्य किया गया तो उस दौरान ये भक्ति आंदोलन में लोग इनसे जुड़े, जनता इनसे जुड़ने लगी। इसे हमारा जो पहला ऑप्शन होता है यही हमारा उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका नेहरू ने समर्थन किया था लेकिन गांधी ने नहीं किया था? सच, अहिंसा, अस्पृश्यता, भारी औद्योगिकरण। तो यहां पर हमें एक नजर आता है ऑप्शन हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, भारी औद्योगिकरण। हालांकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेहरू के संदर्भ में, तो नेहरू जी का कहना था दरअसल कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी ये जो औद्योगिकरण है, इससे क्या होता है, देश का विकास जुड़ा हुआ है, ये होना चाहिए और इसके बिना देश का जो विकास है वो कहीं ना कहीं होना मुश्किल हो जाएगा और आगे जो है हम बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन गांधी जी का इसके संदर्भ में एक अलग ही विचार था। हालांकि ये तीनों, ये इन दोनों में हम बात करते हैं तो ये तीनों को लेकर जो है एक ही विचार रखते थे, लेकिन यहाँ पर इनका कहना था, महात्मा गांधी जी का जो विचार था वो जवाहरलाल नेहरू जी से अलग था। इनका कहना था, दरअसल इन्होंने हिंद स्वराज में भी लिखा था कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण आया, ये बहुत सब चीजों का क्या है कि विनाश है, एक ऐसा विनाश है जहाँ पे पॉल्यूशन लेकर आया है, और सबसे बड़ी चीज हमारे भारत में क्या लेकर आया है, यहाँ पे द्विउद्योगीकरण। हमारे जो लोग हैं अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगारी, यानी ये बेरोजगारी जो लेकर आया कैसे हो जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर होगा तो हमारे भारत की जो धरोहर थी, हमारे भारत की जो एक सभ्यता जो मानी जाती थी, वो ये हाथ से बुनी हुई चीजें यूज की जाती थी, जिसे हम एक जमाने में कहते थे कॉटेज इंडस्ट्रीज, यानी घर में बैठी हुई इंडस्ट्रीज खोलकर लोग छोटे छोटे सामानों को हाथ से बुनते थे, जिसे हम कहते हैं हैंडलूम। हैंडलूम होता था, हाथ से बुना सामान होता था। लेकिन इसमें और इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी मशीनीकरण में, मैकेनाइजेशन, इसमें फर्क क्या है कि ये जो हैंडलूम है
इसमें लेबर ज्यादा होती है। तो लेबर की ज्यादा होने की वजह से कॉस्टिंग ज्यादा होती है, जिसके कारण वो जो सामान है, जो एक्चुअली प्रोडक्ट है, जो मतलब यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, तो वो प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा मानी जाती है। जैसे हम हाथ से बनी हुई साड़ियां देखते हैं कि बनी हुई साड़ियां जो दक्षिण भारत के अक्सर हम देखते हैं, साउथ इंडियन कॉटन साड़ीज बहुत ही ज्यादा फेमस भी हैं और बहुत मतलब अच्छे से जो इसका वोवन करके इसको मतलब बुनकर बनाया जाता है, उस कारण काफी कॉस्टली भी होती है। वो इसलिए क्योंकि इसमें लेबर कॉस्टिंग ऐड हो जाता है। तो वहीं अगर बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब मशीनीकरण, मैकेनाइजेशन, ये मशीन क्या होती है, मैकेनाइजेशन क्या है? एक तो महात्मा गांधी जी के अनुसार ये एक विनाशकारी है जो विनाश करती है, दूसरी बात बेरोजगारी, क्योंकि एक मशीन अगर 100 लेबर का काम कर रही है तो 100 लेबर के पेट पर एक बात में लात मार दी गई, एक बार में क्या हो गया, उसके पेट पर लात मार दी जाती है। और इस तरह से इसका विरोध करते हैं महात्मा गांधी जी, जिन्होंने अपनी हिंद स्वराज में पूर्ण रूप से मशीनीकरण के जो नुकसान है उसका पूरा विवरण दिया है। क्योंकि क्या होता है मशीनीकरण यानी पावर लूम, बिजली से बन रहा है, मशीन अपने आप उत्पादन बना रही है, इससे क्या होगा, चीजें सस्ती बन रही है क्योंकि इसमें लेबर नहीं है, और लेबर नहीं है, चीजें सस्ती, तो लोग सस्ता सामान खरीदेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे भारत में जो पुरानी इंडस्ट्रीज है, अगर इनकी इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, अंग्रेजों की जो इंडस्ट्रीज का विकास हो रहा है, तो भारत में जो हमारे गृह उद्योग थे, जो हमारे भारतीयों द्वारा चलाए गए थे, उसका पतन हो रहा था, जिसे कहा गया था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी उद्योगीकरण। और इसी कारण यहाँ पर गांधी जी इसका विरोध करते हैं। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई प्रारंभ हुई थी कलकत्ता, दिल्ली, झांसी, मेरठ से। यानी ये जो शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह मंगल पांडे जी द्वारा जो शुरू किया जाता है, तो वो कहां से शुरू किया जाता है ये हमें ऑप्शन में देखना है, जिसमें हमारा उत्तर यहां नजर आ रहा है मेरठ। अगर यहाँ पर ये प्रश्न को देखा जाए शुरुआती दौर से, तो हम इसी तरह से नजर आता है जहां पर अक्सर हमारा उत्तर मेरठ माना जाता है। बट अगर कुछ समय के बदलते हुए थोड़े बहुत चेंजेस इस प्रश्न के साथ हो गए, तो अगर इसमें अगर एक ऑप्शन और आ गया बैरकपुर, तो हमारा उत्तर क्या हो जाना चाहिए, तो हमारा जो पहला प्रायोरिटी हो जाएगा, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगा बैरकपुर। ये दरअसल नई सोच के साथ एक नया प्रश्न आपके सामने रखा जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए हमें रहना है रेडी, ठीक है। और मतलब अगर ये ऑप्शन होता है तो ये प्रायोरिटी रहेगी, ये ऑप्शन नहीं होता तो सेकंड प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी, एज यूजुअल मेरठ, जो अभी तक चलता आ रहा था एग्जाम में, इसे हमें मेरठ ही उत्तर लगाना होगा। जहां से हम देखते हैं कि फिर मेरठ के बाद ये जिस तरह से दिल्ली में मार्च करते हुए सैनिक जाते हैं, तो दिल्ली की शुरुआत से फिर भारत के अन्य हिस्सों में ये फैलता चला जाता है, जिनमें से जो है झांसी भी इसका भाग रहा था। नेक्स्ट, सबसे पुराना वेद कौन सा है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, ऋग्वेद। यहां पर देखते हैं कि जो ऋग्वेद है, दरअसल ये ऋग्वेद ये माना जाता है कलेक्शन ऑफ हाइम, सबसे पुराना वेद, द ओल्डेस्ट टेक्स्ट, सबसे पुराना ग्रंथ, सबसे पुराना मतलब एक तरह से ये हम यही नहीं कह सकते हैं कि वेद है, बल्कि सबसे पुराना ग्रंथ भी रहा है, ठीक है। जहां पर हम देखते हैं इसे कहा जाता है कलेक्शन ऑफ हाइम्स, यानी हम देखते हैं क्या कहा गया है इसको, हाइम्स, ठीक है। तो यहां पर हमें नजर आता है मंत्रों का संग्रह, मंत्रों का संग्रह, क्योंकि इसमें ये जितने भी यहाँ पर यज्ञ, हम जो वैदिक काल है, वैदिक काल को हम जिस तरह से विशेष रूप से जानते हैं, उसमें दरअसल हमें क्या नजर आता है, धार्मिक कर्मकांड, यज्ञ होते थे, पूजा हुआ करती थी, बड़े बड़े बलियां दी जाती थी। तो इस तरह से जो यज्ञ होते थे उसमें जो मंत्रों का उच्चारण होता था वो संकलित किस पे था, ऋग्वेद। लेकिन ऋग्वेद ना केवल धार्मिक रूप से इनका जिक्र करता है, बल्कि बहुत कुछ बताया जाता है, चाहे वो हमारे भारत का उस समय का राजनीतिक सिनेरियो में देखें, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, हर एस्पेक्ट से हमें नजर आता है। यानी भारत का वो उस समय काल में क्या राजनीतिक व्यवस्था थी, सामाजिक, आर्थिक, वो सब चीजों का विवरण इससे प्राप्त हो जाता है, जैसे कि जब इस पर रिसर्च किया जाता है इतिहासकारों द्वारा। तो इसलिए कहा जाता है कि इसमें मंत्रों का संग्रह इसे कहते हैं, जहां पर ये हाइम्स जो थी 1008 ये मानी जाती हैं। वहीं अगर इसमें एग्जैक्टली मंत्र अगर देखे जाते हैं, ठीक है, तो ये जो है मंत्र, ये श्रुतियां हैं एक्चुअली हाइम्स, और जैसे मंत्र हम देखते हैं वो 10,500 लगभग मानी जाते हैं। इसी के साथ इसमें हम देखते हैं कि ऋग्वेद छोटा नहीं है, बल्कि 10 मंडलों का संकलन है एक तरह से।
जहां पर हम देखते हैं कि इनमें से तीसरा मंडल जो है, जिसे मतलब जो 10 मंडल है उनमें से तीसरा मंडल हम देखते हैं जिसमें गायत्री मंत्र का उस जमाने में उल्लेख मिलता है, और जो गायत्री मंत्र आज भी हमारे भारतीय धर्म में, हिंदू धर्म में जो है इसको माना जाता है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। प्रकृति पूजक थे ये लोग, बहुत चीजों से ये ज्ञात होता है, जैसे कि ये लोग इंद्र को, सबसे इनके सुप्रीम गॉड कौन माने जाते थे? इंद्रदेव माने जाते थे, जिनका उल्लेख 250 बार किया गया है। वहीं बाद में अग्निदेव का 200 बार उल्लेख किया गया है। तो ये गॉड जो होते थे, जिन्हें हम नेचर गॉड्स कहते हैं, प्रकृति देवता, जिनका एक समय पर ब्रह्मा विष्णु महेश से भी एक अलग स्थान माना जाता था, उनकी आराधना की जाती थी। तो इसीलिए उनकी पूजा करते थे, क्योंकि ये प्रकृति पर जी रहे हैं, इनका विचार था। प्रकृति पे जी रहे हैं तो प्रकृति में सूरज की रोशनी चाहिए तो सूर्य देवता, वर्षा चाहिए तो वर्षा देवता। तो इसीलिए इंद्र जो थे, हालांकि हम इसे वर्षा देवता के नाम से जानते हैं, लेकिन इंद्र जी को उस जमाने में जो कहा गया है वो क्या कहा गया ऋग्वेद में? पुरंदर। पुरंदर का अर्थ होता है जो दुश्मनों के किलों का नाश करता है, यानी दुश्मनों के किलों का नाश करने वाला, यानी हमारी रक्षा करने वाला। तो इसीलिए जो हमारी रक्षा करता है वो सबसे ऊपर माने जाते हैं, और वो माने जाते थे इंद्रदेव। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दिल्ली सल्तनत का प्रथम वास्तविक संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वास्तविक संस्थापक की बात हो रही है, एक तो होता है संस्थापक, जब हम समझते हैं तो सिंपल संस्थापक का जब उत्तर होता है तो हमारा कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन यहाँ पर कहा गया है वास्तविक संस्थापक, जहाँ पे हमारा उत्तर होता है इल्तुतमिश, क्योंकि अगर हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत में हमें एक चीज नजर आती है कि इसका आधार क्या है? दिल्ली है। दिल्ली सल्तनत का आधार क्या है? दिल्ली है, यानी ये पूरी सल्तनत है, ये साम्राज्य, और इस सल्तनत की राजधानी दिल्ली। वही कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी, ये इसने बहुत कम समय तक शासन किया था, 1206 से 1210, यानी 1206 से 1208 तक तो इसने अपने शासक के नाम पर शासन किया था, और 8 से 10 तक इसने अपने नाम पे बहुत कम समय के लिए शासन किया, जिसके टाइम में दिल्ली सल्तनत की कोई अचीवमेंट खास रही नहीं थी। तो वहीं अगर हम देखते हैं, इल्तुतमिश इस राजधानी को कहां से कहां ले आए थे? लाहौर से दिल्ली, जहां पर ये अंत तक ये सल्तनत बनी रही थी दिल्ली। तो इसीलिए भले ही ये संस्थापक हो, लेकिन वास्तविक संस्थापक जब शब्द आता है तो हमारा उत्तर इल्तुतमिश होता है। नेक्स्ट, जिस दिल्ली सुल्तान ने अपना संस्मरण लिखा है वह डैश था? इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, यानी जिसने अपनी खुद की मेमोरीज लिखी हैं। अब अगर यहाँ पर हम नाम देखते हैं, चाहे वो इल्तुतमिश हो, बलबन हो, जलालुद्दीन खिलजी हो, फिरोज शाह तुगलक, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि सारे दिल्ली सल्तनत के शासक हैं। जैसे कि इल्तुतमिश और बलबन गुलाम वंश के हैं, और जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के, फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश के। लेकिन यहाँ पर हमें एक उत्तर आ रहा है नजर, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के एकमात्र शासक जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी। इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या कहा था, हमें यह जानना जरूरी है कि यहाँ पर सभी शासकों का नाम दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में एकमात्र अपनी जो ऑटोबायोग्राफी कहते हैं आत्मकथा, यानी जो खुद के द्वारा लिखी गई है आत्मकथा, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। लेकिन इसी को जीवनी कोई और लिखता है, इन्हीं की कोई जीवन काल पे जो प्रकाश डालता है कोई और वो लिखता है, तो उसे कहते हैं बायोग्राफी, जीवनी। बट यहाँ तो इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, जिसे हम कहते हैं आत्मकथा। और ये जो आत्मकथा में नजर आती है वो क्या थी? फुतूहत ए फिरोज शाही, फुतूहत ए फिरोज शाही। वहीं अगर हम बात करते हैं तो दरअसल कहा जाता है एक तारीख फिरोज शाही था जो ज़ियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखी जाती है, लेकिन फतूहत फिरोज शाही स्वयं किसके द्वारा लिखी जाती है? फिरोज शाह तुगलक, जो माने जाते हैं दिल्ली सल्तनत के एकमात्र शासक जिन्होंने लिखी थी अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश की अवधि के दौरान हुई थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है लॉर्ड डफरिन, क्योंकि जब हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 कानूनी रूप से मानी जाती है, उस समय भारत में जो वाइसरॉय के पद पर थे वो लॉर्ड डफरिन थे। कहते हैं दरअसल डफरिन के काल में ही काफी सारे अधिवेशन हम देख सकते हैं। तो कहा जाता है कि
यहाँ पर अगर बात करते हैं, चर्चा करते हैं इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से, ये 1884 में पहले ही स्टैब्लिश हो चुका था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के कहने पर यूनियन वर्ड रिप्लेस किया गया था कांग्रेस वर्ड से। उन्होंने ही कहा था कि दरअसल वो यूनियन नहीं कांग्रेस वर्ड चाहते हैं। तब कानूनी रूप से ऑफिशियली जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है वो 1885 में मानी जाती है, 1885 में मानी जाती है। तो वहीं अगर हम अलग अलग शासकों की बात करते हैं तो इनकी अचीवमेंट कम नहीं थी। जैसे कि यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के काल में एक चीज याद नजर आती है कि जो सेंसस था, जो जनगणना थी, वो पहली बार, ठीक है, पहली बार कानूनी रूप से मानी जाती है, क्योंकि पहली जनगणना मेयो के काल में होती है। पहली जनगणना मेयो के काल में होती है, लेकिन वो अनसक्सेस हुई थी, वो सक्सेसफुल नहीं थी। तो वो पहली ऑफिशियल किसके काल में मानी जाती है? रिपन के काल में। रिपन को माना जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जन्मदाता। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जन्मदाता रिपन को माना जाता है। लिटन के काल में क्या था? प्रेस वर्नाकुलर एक्ट इन्होंने लगाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, सॉरी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत इन्होंने ये कह दिया था कि कोई भी अगर स्थानीय भाषाओं में या क्षेत्रीय भाषाएं, बोलियां, वर्नाकुलर मतलब बोलियां, किसी ने भी जो अखबार अखर लिख रखा है, जो मैगजीन्स हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं आप लिख रहे हैं, लिखिए, लेकिन अगर इनमें कोई भी ऐसा कंटेंट मिल गया जो अंग्रेजों के विरोधी हैं या एंटी ब्रिटिश चीजें आपने लिखा, तो वो चीज अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से इन्हें ये पूरा राइट था कि ये उस कंपनी का, जो वो न्यूज़पेपर, आर्टिकल, मैगजीन पब्लिश करने वाली जो कंपनी है, ये उसका लाइसेंस भी प्राप्त कर सकते हैं, उन पर जुर्माना भी हो सकती है और उन्हें सजा भी दे सकती है। हालांकि उस एक्ट को समाप्त रिपन ने जो था वो कर दिया था बाद में। वहीं हम मेयो की बात करते हैं तो मेयो की अचीवमेंट मानी जाती है कि मेयो के काल में पहली जनगणना हुई थी, बट वो सफल नहीं हुई। सफलतापूर्वक रिपन, जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा मेयो जो थे, दरअसल इनके काल में एग्रीकल्चर एंड ट्रेड डिपार्टमेंट की स्थापना होती है। इन्होंने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी और मेयो की दरअसल हत्या की गई, जिसपे अत्यधिक प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा वह कौन सा वाइसरॉय है जिसकी जिसकी हत्या की गई थी, तो वो लॉर्ड मेयो। अंडमान में शेर अली अफरीदी द्वारा जो है चक्कू मार के इनकी हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? मांडला, मांडू, जबलपुर, ग्वालियर। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है ग्वालियर। दरअसल हम देखते हैं कि ये जो रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने 1857 के विद्रोह में लिया था भाग, 1857 में खूब वीरांगना की तरह से लड़ती हुई ये वीरगति को प्राप्त हुई थी। हमारी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, जिन्होंने पूर्ण रूप से सामना किया था यहाँ पर जनरल ह्यूरोज का। तो वहीं पर ये लड़ते लड़ते ग्वालियर भी पहुंची थी, जहां पर अंतिम समय में ग्वालियर में लड़ती हुई मर जाती है। तो वहीं पर इनकी समाधि जो है बनाई जाती है, जहां पर ये इस बात के लिए लड़ रही थी कि जो झांसी है वो इनकी है और ये अपनी झांसी किसी को नहीं देंगी, ये झांसी पर वो अपना उत्तराधिकारी ही बिठाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में लोग मुख्यतः मानते हैं मूर्ति पूजा, एक ईश्वर विश्वास, देवी पूजा या यज्ञ और कर्मकांड। तो वहीं पर हम देखते हैं कि सब में हमें ज्यादातर जो नजर आ रहा है मूर्ति पूजा और देवी देवता, लेकिन यहाँ पर तो देवी देवता का उन सबका तो अस्तित्व नहीं, बल्कि किस चीज का, क्योंकि ये चीज हमें नजर आती है सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मूर्ति पूजा है इस तरह से क्यों नजर आती है? क्योंकि वहां पर मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो वहीं पर जो मोहरे मिली है उसमें पशुपति शिव का, पशुपति नाथ का भी चित्रण मिला है। तो वहां पर हम गॉड गॉडेस दोनों देख सकते हैं और वहां पे मातृ देवी की मूर्ति मिली है, तो माना भी जा सकता है कि मूर्ति पूजा। लेकिन अगर बात करते हैं वैदिक काल, तो वैदिक काल में सबसे ज्यादा क्या किया जाता था? संपन्न किए जाते थे क्या? कर्मकांड, यज्ञ होते थे। ये यज्ञ जो होते थे, इन सब में जो उच्चारण किए जाने वाले मंत्र है वो उसका ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये यज्ञ की विधि क्या है, क्या मेथोडोलॉजी है, ये सब हमें यजुर्वेद में देखने को मिलता है, जिसमें पूरा ही संकलन किया गया है। इसलिए यजुर्वेद को कहा जाता है कलेक्शन ऑफ सेक्रीफाइसेस, रिचुअल सेक्रीफाइसेस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं उनका एक संग्रह माना जाता है यजुर्वेद। इससे ये लोग इस पे यज्ञ और कर्मकांड पे ज्यादा विश्वास करते थे। नेक्स्ट, द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स वर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर।
तो यहाँ पर ऐसे कौन से शासक थे जो बौद्ध धर्म के जो हैं समर्थक थे, बौद्ध धर्म को जो उसका पालन करते थे, फॉलो करते थे। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त, लेकिन चंद्रगुप्त नहीं था क्योंकि चंद्रगुप्त जो था जैन धर्म में विश्वास रखता था, क्योंकि चंद्रगुप्त ने जो है मतलब एक ऐसी पद्धति के माध्यम से अपने प्राणों का त्याग दिया था जिसे कहते थे सल्लेखना। और सल्लेखना पद्धति जो है ये किस में फॉलो की जाती थी? जैन धर्म में फॉलो की जाती थी। इसीलिए ये इससे कंफर्म हो जाता है कि जैन धर्म के अनुयायी थे। इसे हमारा ऑप्शन 1 तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा नहीं है। देन हमारे पास अशोक। अशोक को कौन नहीं जानते कि बौद्ध धर्म को अनुयायी थे। यानी जब अशोक ने जो कट्टर दिल और मजबूत कहते हैं ना पत्थर दिल इंसान थे, ऐसे अशोक जिन्होंने कलिंग युद्ध में खूनी युद्ध किया था, जिस युद्ध के बाद से जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तब इन्होंने सब कुछ त्याग कर बौद्ध धर्म की नीतियां अपना ली थी और बौद्ध धर्म अपनाया था। तो ये हमारा उत्तर हो जाता है। बिंदुसार दरअसल नहीं हो सकता क्योंकि बिंदुसार के लिए साफ कहा गया है, कई ग्रंथों के माध्यम से बताया जाता है बौद्ध धर्म के कि ये ब्राह्मणवादी विचारधारा को मानते थे, ब्राह्मणवाद को मानते थे, इसे ये नहीं है। वहीं दशरथ हमें नजर आते हैं कि दशरथ जो थे वो दरअसल फॉलो करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है? 1 2 2 3 1 2 2 3 1 3 और 2 4। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 2 4, जिसे हम हिंदी में कर सकते हैं क्लिक। नेक्स्ट, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? चंद बरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयनका या नयन चंद सूरी। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होता है वो कौन थे? चंद बरदाई। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा। पृथ्वीराज रासो जो कि प्रकाश डालता है हमारे चौहान वंश के महान शासक पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी कहा जाता है, जिन्होंने भारतीय इतिहास में ऐसे युद्धों में भाग लिया था जिसका बहुत अच्छे से जिक्र किया जाता है, जिसे हम जानते हैं तराइन के युद्ध के नाम से, यानी बैटल ऑफ तराइन। जहां बैटल ऑफ तराइन में इन्होंने गौरी का सामना किया था और एक नहीं बल्कि इतिहास में कहा जाता है 17 बार इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें 16 बार तो विजयी हुए पृथ्वीराज चौहान, लेकिन 17वीं बार ये पराजित होते हैं। और गौरी से पराजित होने के बाद भारत में जो है मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है। वहीं पृथ्वीराज की मृत्यु को लेकर बहुत विवाद रहता है कि किस तरह से मारे गए थे, किस तरह से इनकी हत्या की गई थी, लेकिन चंद्र बरदाई कुछ अलग ही प्रकार से कहते हैं। हालांकि भारतीय इतिहास के तथ्य में यह कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को अफगानिस्तान ले जाकर मारा था, लेकिन यहां पर कुछ तथ्य ये कहता है कि दरअसल पृथ्वीराज ने गौरी को मार दिया था और तब अपना को खुद खत्म कर लिया था स्वयं। बट सत्य क्या है? लेकिन जब ये प्रश्न आता है तो हमें एक ही चीज मालूम होनी चाहिए कि कहां ले जाकर मारा था, तो उत्तर होता है उसमें अफगानिस्तान। जहां पर हम देखते हैं कि ये कहानी भी नजर आती है कि जब चंद्र बरदाई द्वारा गौरी को यह चुनौती दी जाती है कि हमारे शासक बिना देखे तीर चला लेते हैं, तो ये जानने की गौरी की इच्छा थी कि अच्छा तुम्हारे शासक यहाँ पे शब्द बेदी बाढ़ जानते हैं, तो हम भी देखना चाहते हैं शब्द बेदी बाढ़ हैं क्या। कि तब भरी सभा में यहाँ पर बुलाया जाता पृथ्वीराज चौहान को और ऊपर अच्छे से बैठे होते हैं गौरी, जहां पर पृथ्वीराज चौहान जिनकी आंखें तो पहले ही फोड़ दी थी मोहम्मद गौरी ने, क्योंकि मोहम्मद गौरी का कहना था जब ये द्वितीय तराइन के युद्ध में पराजित कर देते हैं पृथ्वीराज को, तो पृथ्वीराज को उन्होंने बंदी बना लिया था। तो इनका कहना था कि पृथ्वीराज जब आंखें खोलते थे तो भय के मारे दिल कांप जाता था गौरी का, इनको इनकी आंखों से डर लगता था। तो उन्होंने कहा सबसे पहले पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दो। तो उनकी आंखें नहीं थी, तब भी उन्होंने कहा कि अब तीर चलाओ। तो चंद्रबरदाई ने पढ़ा शब्द बेदी बार 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। यानी 4 बास 24 गज की ऊंचाई पर गौरी बैठा है और ये मेरा प्रमाण है कि 8 उंगल की ऊंचाई उसके सिंहासन की है। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, अंगुल अष्ट 4 उंगल 8 उंगल लगभग उसकी ऊंचाई है, ऐसा मेरा प्रमाण है, मेरा अंदाजा है। ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान, यानी ये जो मैंने डायरेक्शन बताई है उस ऊपर पे बैठा, उस ऊंचाई पे बैठा हुआ है मोहम्मद गौरी। ऐसा तीर चलाओ पृथ्वीराज कि वो तीर सीधा इसे लग जाए और वो बच ना पाए, चूकना मत। इस तरह से पृथ्वीराज ने तान लिया था अपना बाण और बाण जैसी छोड़ा वो गौरी को लगा,
जहां पर इस बात को लेकर हमारे भारत के इतिहास में बहुत हद तक संदेह किया जाता है। बट जो भी है, इनके जो विजय है, इनके जीवन के जो सुनहरा पल, जो सारी चीजें हैं, वो बहुत खूबसूरती से दर्शाए गए हैं चंद्रबरदाई द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने की थी? विजयनगर का साम्राज्य, काकतीय का साम्राज्य, होयसल का साम्राज्य या कंपिली का साम्राज्य? तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है विजयनगर का साम्राज्य। दरअसल हरिहर और बुक्का विजयनगर के संस्थापक माने जाते हैं, जहां पर यह कहा जाता है कि जब ये मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 ईसा में, तो कहा जाता है कि 1336 ईसा में उस दौरान जो है कौन भारत में, उत्तर भारत में शासन कर रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दक्षिण में ये भेजे जाते हैं। हालांकि ये दोनों दक्षिण से ही बंदी बनाकर लेकर गए थे इन्हें, मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का विश्वास एक समय इन दोनों ने जीत लिया। और जब एक बार दक्षिण में विद्रोह हुआ तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों को ही भेजा, क्योंकि इनका कहना था कि दक्षिण की जो गतियां हैं, जो सारी चीजें हैं, उनसे तुम ही वाकिफ हो, तो तुम जानते हो और तुम दमन कर सकते हो वहां का। तब इन्होंने दक्षिण में आकर उस विद्रोह का दमन तो कर दिया, पर एक साधु जी ने इनको इनके धर्म के जो एक कहते हैं ना आभास कराया, क्योंकि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें बंदी बनाया था तो इन दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया था और अपना हिंदू धर्म त्याग दिया था। लेकिन संत महात्मा की बात सुनकर इन्होंने वापस अपना हिंदू धर्म अपनाया और एक महान साम्राज्य की स्थापना की, जिसका नाम हुआ था विजयनगर साम्राज्य, जिसमें 4 राजवंश हुए थे। बात करते हैं तो हम लोग संगम, सलुव, तलुव और अरविदु, ये चारों वंशों ने एक एक करके शासन किया था विजयनगर पर। नेक्स्ट, गुरु नानक देव ने किसके शासनकाल में सिख धर्म की स्थापना की थी? फिरोज शाह, तुगलक, सिकंदर लोदी, हुमायूं, अकबर। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के दरअसल समकालीन थे गुरु नानक जी, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, जिन्होंने निर्गुण भक्ति का विचार दिया था। निर्गुण भक्ति का विचार का अर्थ है कि ईश्वर का कोई गुण नहीं है, ईश्वर क्या है? निर्गुण है। क्योंकि हमारे भारतीय समाज में एक और भक्ति का विचार मानते थे, सगुण। सगुण मतलब गुणों के साथ। यानी अगर हम कहते हैं कि भगवान गणेश कैसे नजर आते, भगवान गणेश की जो है हाथी की तरह सूंड है, हाथी की तरह कान है, वो इंसान मतलब उनका चेहरा जो है वो अगर हाथी की तरह नजर आता है तो नीचे से मतलब वो इंसान के शरीर जैसे बने हुए हैं, हाथ उनके इंसानों जैसे हैं, और इस तरह से उनको जो है हाथों में मोदक नजर आते हैं, चूहा उनकी सवारी है। तो यहाँ पर हमने एक ईश्वर का नाम लिया और हमने उनके सारे गुण बता दिए, वो कैसे दिखते हैं, वो क्या है। लेकिन ईश्वर क्या है? निर्गुण है, जो नजर नहीं आता है। और जो नजर नहीं आता तो उसकी मूर्ति पूजा नहीं करनी होती, क्या करनी होती? भक्ति। इसे भक्ति को आधार बनाया था किसने? यहाँ पे गुरु नानक जी। इस गुरु नानक जी के इस कारण से बहुत सारे अनुयायी फॉलोवर्स हुए और बाद में उन फॉलोवर्स ने सिख धर्म अपनाया और इस तरह से सिख धर्म की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट, इसी के साथ होता है आज का हमारा ये सेशन। कैसा रहा बताइएगा जरूर, एंड प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर से मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।